घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर मैं आपको बताऊं कि एक कॉफी की कीमत 15 लाख रुपए है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? फिर बताऊं कि अगले हफ्ते कॉफी का कप 15 के बजाय 30 लाख रुपए का मिलेगा। बताऊं कि बाजार से सब्जी लानी है तो बोरा भरकर पैसे ले जाने पड़ेंगे। बीमार पड़ गए और दवा लानी है तो हो सकता है कि ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़े और फिर भी मुमकिन है कि दवा ना मिले। ये उस देश की बदहाली की कहानी है जिसके बारे में दुनिया ये तय ही नहीं कर पा रही कि इस देश का असली राष्ट्रपति कौन है। ये देश अब इतना कंगाल हो गया है कि सोना बेचकर जरूरी सामान खरीद रहा है। यहाँ महंगाई की दर 10-20% नहीं, 10-20 लाख फीसदी तक रहती है और अब ये देश 1-1 लाख रुपए के नोट छाप रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है और दुनियादारी में आज इसी देश की बात होगी। 6 मार्च 2013 को दुनिया के ज्यादातर अखबारों में लाल कपड़ों में रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें छपी थी। ये तस्वीरें लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास से आई थी। एक दिन पहले यानी 5 मार्च 2013 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की कैंसर से मौत हो गई थी और उनकी मौत का मातम मनाने के लिए हजारों लोग राजधानी काराकास की सड़कों पर जुटे थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे। किसी राष्ट्रपति की मौत पर ऐसी तस्वीरें कम ही दिखती हैं। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले चावेज की वेनेजुएला में जबरदस्त लोकप्रियता थी और उस वक्त के वेनेजुएला की दुनिया में बड़ी हैसियत थी। क्यूबा के बाद से वेनेजुएला ही लैटिन अमेरिका का ऐसा देश था जहां तमाम अमेरिकी कोशिशों के बावजूद वामपंथियों और समाजवादियों की सरकारें ढह नहीं पाई थी। लेकिन ये 2013 की बात है। चावेज की मौत के 7 बरस बाद आज दुनिया के अखबारों में वेनेजुएला की तस्वीरें अलग तरह की आती हैं। इन तस्वीरों में भूख से बिलखते लोग होते हैं, पीने के लिए सीवर से पानी छानने की तस्वीरें होती हैं, दुकानें और मॉल लूटने की तस्वीरें या फिर तस्वीरें अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार किस देश में है तो पहला नंबर आएगा वेनेजुएला का। सबसे उत्तम क्वालिटी के तेल भंडारों वाले देश में वेनेजुएला का नाम आता है। इसके बावजूद इस देश की आर्थिक हालत आज दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। लोगों के पास पेयजल तक नहीं, लाखों लोग रोज भूखे सोते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% लोगों की कमाई इतनी कम है कि 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने फरवरी में कहा था कि हर 3 में से 1 वेनेजुएलाई नागरिक को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है। वेनेजुएला के 90% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। 2013 के बाद से 30 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। ये हमारे दौर का सबसे बड़ा विस्थापन है। और ये सब क्यों हो रहा है? गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। ह्यूगो चावेज की मौत के बाद उपराष्ट्रपति निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। मादुरो को ना तो जनता का उस तरह का सहयोग मिला जैसा चावेज को मिलता था और ना ही उनकी नीतियां वेनेजुएला को तरक्की के रास्ते पर ले पाई। पिछले 7 साल से देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। इसके कुल निर्यात में तेल की हिस्सेदारी 96% है। इसलिए जब 2014 में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था घाटे में जाने लगी। IMF के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में 30% की सिकुड़न आई। मतलब अर्थव्यवस्था जितनी थी उससे भी 30% घट गई और 2017 के बाद से और बुरा दौर शुरू हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन का दौर। हिंदी में से कहते हैं अतिस्फीति, यानी महंगाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इतना ज्यादा कि हर हफ्ते सामान के दाम 2 गुने होने लगे। मसलन आज आप कोई सामान 100 का खरीद रहे तो अगले हफ्ते 200 का, उसके अगले हफ्ते 400 का। और इसीलिए महंगाई की दर लाखों में चली गई। हालात ये हो गए कि वेनेजुएला में जितनी न्यूनतम मजदूरी तय है उससे 100 गुना ज्यादा में भी बुनियादी जरूरत का सामान नहीं आता। और इसलिए कुछ मौकों पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, लेकिन वो मजदूरी तो तब मिले जब कोई नौकरी या काम धंधा हो। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह का इन्फ्लेशन या तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में जर्मनी में आया या फिर 2008 में जिम्बाब्वे में। वैसे ही भयानक हालात फिलहाल वेनेजुएला में चल रहे हैं। इन सब के बीच 2018 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में विपक्ष के उम्मीदवार थे खुआन गुआइडो। निकोलस मादुरो फिर से चुनाव जीत गए, लेकिन खुआन ने अपने समर्थकों के साथ राजधानी काराकास में प्रदर्शन किए। कहा कि असली जीत तो मेरी हुई,
मादुरो ने धांधली करके खुद को जिताया। चुनाव में धांधली वाले प्रदर्शनों को अमेरिका समेत कई और देशों का समर्थन मिला। बाद में खुआन ने ऐलान कर दिया कि मैं वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति हूं, जनता मेरा समर्थन कर रही है। और इस घोषणा के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के लगभग 50 देशों ने खुआन गुआइडो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मान लिया। अब दुनिया के लिए वेनेजुएला के 2 राष्ट्रपति हो गए, निकोलस मादुरो और खुआन गुआइडो। लेकिन वेनेजुएला में असली शासन मादुरो का ही रहा। मादुरो ने जब कुर्सी नहीं छोड़ी तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। इससे अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। बाहर से सामान खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है। जब प्रतिबंधों के बाद निर्यात बंद हो गया तो डॉलर खर्च हो गए, सब के सब, और विदेशी मुद्रा का भंडार खाली। और फिर यहाँ रोल आया वेनेजुएला की करेंसी का। वेनेजुएला की मुद्रा को बोलीवर कहते हैं। बाहर से सामान आना कम हुआ तो चीज़ों के दाम बढ़े, इतने ज़्यादा कि बोलीवर की कोई कीमत ही नहीं रही। इसलिए कहा जाता है कि आज के वेनेजुएला में किसी को सब्जी लानी है तो बोरा भरकर पैसे ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सामानों के दाम लाखों में पहुंच गए। जैसे हमने आपको एक चाय के, कॉफ़ी के कप का उदाहरण दिया था। ये मुमकिन नहीं कि हर कोई घर से निकले तो पीठ पर पैसे की बोरियां लाद कर निकले। तो इसका नया तरीका वेनेजुएला ने अब निकाला है। और क्या है ये तरीका? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने नोट छापने वाले कागज का आयात शुरू किया और जल्द ही वेनेजुएला की सरकार ज्यादा मूल्य वाले नोट छापना शुरू करेगी, लाखों के मूल्य वाला एक नोट। इस साल वेनेजुएला ने 71 टन वजन के बैंक नोट कागज खरीदे। इटली के नोटों वाले पेपर तैयार करने वाली कंपनी बाइंग कैपिटल से ये कागज खरीदे गए और इन कागजों से अब वेनेजुएला का सेंट्रल बैंक 1 लाख बोलीवर की करेंसी को छापना शुरू करेगी। और 1 लाख बोलीवर की कीमत डॉलर के 23वें हिस्से के बराबर होगी, यानी $1 खरीदने के लिए 4 लाख बोलीवर से भी ज्यादा देना होगा। वेनेजुएला की मुद्रा कितनी गिर गई, इसका अनुमान आप यूं भी लगा सकते हैं कि $1 खरीदने के लिए हमें 75 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वेनेजुएला वालों को 4 लाख बोलीवर देने होंगे। अभी बोलीविया में सबसे ऊंचा 50,000 मूल्य का नोट है, जो वेनेजुएला की कुल करेंसी का 2% हिस्सा है। इसके अलावा 10,000 और 20,000 के नोट भी हैं। अपनी मुद्रा छापना किसी भी देश के हाथ में होता है, लेकिन उससे बाहर से सामान खरीदना मुमकिन नहीं, और इसकी वजह से वेनेजुएला अपना सोना भी बेच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 साल में निकोलस मादुरो की सरकार 30 टन सोना बेच चुकी है। कोरोना महामारी के दौर में जब वेनेजुएला को सोना बेचने की नौबत आई तो उसे बाहर के बैंकों में जमा सोना भी याद आया। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 1.8 अरब डॉलर कीमत का सोना रखा था। कहा था जब जरूरत होगी वापस ले लेंगे। अब वेनेजुएला कंगाल हो गया तो इंग्लैंड के बैंक में जमा सोने की याद आई, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कह दिया कि हम सोना देंगे ही नहीं। सोना तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कहने पर उनके बैंक को वापस दिया जा सकता है, और हम मानते ही नहीं कि निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इंग्लैंड के बैंक ने कहा कि हमारा देश खुआन गुआइडो को राष्ट्रपति मानता है, सोना भी उन्हीं के कहने पर दिया जाएगा। अब इससे वेनेजुएला और भी आफत में फंस गया। वेनेजुएला ने लंदन हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। सोमवार को ब्रिटेन की अपील कोर्ट ने फैसला वेनेजुएला की मादुरो सरकार के पक्ष में दिया और कहा कि हाईकोर्ट ये तय करे कि ब्रिटेन की सरकार वेनेजुएला को राष्ट्रपति वेनेजुएला का किसे मानती है। ये एक उदाहरण है उस देश का जिसके पास संसाधन तो है, लेकिन शासकों की नीतियों के चलते देश गरीबी के कुचक्र में ऐसा फंसा कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की है। पहली सुर्खी अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं। 5 अक्टूबर को अस्पताल छोड़कर वापस व्हाइट हाउस आ गए। उनका इलाज वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में चल रहा था। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने कैंपेन वीडियो जारी किया। इसमें अपना मास्क उतार दिया और बोले कि कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं। अभी तक ये साफ नहीं कि ट्रंप का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया या नहीं। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया 2 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 4 अक्टूबर रविवार को उनका ऑक्सीजन लेवल 2 बार गिरा था। अमेरिका में कोरोना की वजह से अब तक 2,10,000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में राष्ट्रपति के बचकाना बयान पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। अगली सुर्खी नोबेल प्राइज से जुड़ी है। 6 अक्टूबर को फिजिक्स की फील्ड में नोबेल विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ। इस साल 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला है। ब्रिटेन के रोजर पेनरस, जर्मनी के राइनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की आंद्रे गेज संयुक्त विजेता घोषित किए गए। इन्हें यह पुरस्कार ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया। पिछले साल कनाडा के जेम्स पीबल्स और स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज को यह पुरस्कार मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब तक 113 दफा दिया जा चुका है। अगली सुर्खी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है।
पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर भ्रष्टाचार का और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमे उस दौर में हुए जब जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान सरकार के खिलाफ रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जरदारी को पिछले साल 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। दिसंबर 2019 में उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली थी। नवाज शरीफ पर अपने भाषणों में पाकिस्तानी सेना पर लांछन लगाने के लिए केस दर्ज हुआ है। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 6 अक्टूबर और इसका संबंध एक पॉलिटिकल गैंग की गिरफ्तारी से है। ये कहानी चीन के गैंग ऑफ 4 के पतन की है। एक ऐसा ताकतवर गुट जिसने माओ की शय पाकर पूरे चीन में हुकूमत चलाई और समय आने पर उसी को बैकसीट पर पहुंचा दिया। क्या है पूरा किस्सा? 1966 के साल में चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी कि सांस्कृतिक क्रांति के नाम से नया शिगुफा छोड़ा गया। साथ में हुआ 4 ओल्ड्स को मिटाने का ऐलान। ये 4 ओल्ड्स क्या थे? पुरानी संस्कृति, पुरानी विचारधारा, पुराने रीति रिवाज और पुरानी परंपराएं। यह आइडिया माओ से तुंग का था। माओ की 2 बड़ी नीतियां फेल हो चुकी थी। पहला, खेती को नेशनलाइज करने का प्लान। इसके तहत किसानों के लिए फसल उपजाने का कोटा तय होता था। उपज कम हो तो कड़ी सजा मिलती थी। लोकल अधिकारी कोटा पूरा करने के लिए बीज तक जब्त कर ले जाते थे। नतीजतन अकाल पड़ता था और लाखों लोग भूख से मर जाते थे। दूसरा प्लान था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। शहरों में स्टील की फैक्ट्रियां बनाई गई। मजदूरों की कमी पड़ी तो किसानों को भर्ती किया गया। किसानों को इस विधा का ज्ञान नहीं था और इसके चलते स्टील की क्वालिटी खराब हुई तो ये प्लान भी फेल हो गया। माओ ने इसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया, यानी विकास की दौड़ में लंबी छलांग आगे की तरफ। लेकिन असल में क्या हुआ? ये ऐसी छलांग साबित हुई जो चीन को गर्त में ले गई। फिर माओ की विफलताओं को छिपाने और छवि सुधारने का काम किया 4 लोगों ने। जियांग जिंग उर्फ मैडम पाओ, पेशे से एक्ट्रेस, माओ की तीसरी पत्नी। बाकी लोग थे झेंग चांगसो, याओ वेन्युआन और वेंग होंगवेन। चारों माओ के वफादार। मीडिया पर उनका पूरा कंट्रोल। अखबारों में उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं छपता। कोई भी माओ का विरोध करता तो उसका नतीजा तय हो जाता। एक रेगुलर पैटर्न था। अखबारों और पर्चों के जरिए विरोधियों की छवि बिगाड़ना, जनता की नजरों में गिराना और अंततः कैद करना या मौत की सजा देना। सांस्कृतिक क्रांति के दौर में गैंग ऑफ 4 का रुतबा बढ़ गया। नई जिम्मेदारी थी पुरानी नाकामियों को लोगों के जहन से मिटाना और ये बताना कि इस क्रांति से चीन बाकी दुनिया से दशकों आगे निकल जाएगा। एक भ्रम जाल फेंका गया। नौजवान माओ के रेड गार्ड्स में भर्ती होने लगे। 4 ओल्ड्स के क्राइटेरिया में फंसने वाले लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारने लगे। गैंग ऑफ 4 ने हत्याओं को राष्ट्रभक्ति कहकर जायज ठहराया। लेकिन कुछ वक्त के बाद पार्टी के भीतर सांस्कृतिक क्रांति के खिलाफ आवाज उठने लगी। इस धड़े में शामिल थे चीनी प्रीमियर चाओ एन लाई और बाद में तियानमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर्स पर टैंक चलवाने वाले डेंग जियाओपिंग। गैंग ऑफ 4 ने इनसे बैर मोल ले लिया। इस गैंग का प्रभाव इस बात से समझिए कि ये माओ के आदेश को भी टाल जाते थे। माओ ने भी कई बार इनकी आलोचना की लेकिन कभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए। कहानी में निर्णायक मोड़ आया 1976 के साल में। जनवरी में चाओ एन लाई की मौत हुई। गैंग ने लाई की श्रद्धांजलि सभाओं पर रोक लगा दी। सरकारी मीडिया को आदेश दिया कि ऐसी कोई खबर न चलाएं जिसमें लोग चाओ एन लाई की मौत से दुखी नजर आए। ये इस गैंग की आखिरी भूल साबित हुई। चाओ एन लाई चीन में खूब पसंद किए जाते थे। उनके समर्थकों की कमी नहीं थी। उन्होंने लाई की याद में मार्च निकाला, तियानमेन स्क्वायर तक, पोस्ट वगैरह लेके। इनमें माओ की लानत मलानत थी। इसका जवाब बल प्रयोग से दिया गया। बुरी तरह मारपीट, कईयों की हत्या और इन लोगों को इकट्ठा करने का इल्जाम डेंग जियाओपिंग पर आया। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। 1976 के साल में एक और बड़ा मौका आने वाला था। 9 सितंबर को माओ की मौत हो गई और फिर सत्ता आई हुआ गुआफेंग के हाथ में। माओ और गैंग ऑफ 4 से खुन्नस खाया नेता। इस बदल के साथ गैंग ऑफ 4 का हवाई महल भरभरा कर टूट गया। अब मौके का इंतजार भर था। वो आया 6 अक्टूबर 1976 को। गैंग ऑफ 4 के सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऑफिसों को कब्जे में ले लिया गया। गैंग ऑफ 4 को 5 साल तक हाउस अरेस्ट में रखा गया और इस दौरान उनके खिलाफ उनका ही आजमाया हथियार चलाया गया, प्रोपेगेंडा का। अखबारों ने गैंग ऑफ 4 को चीन की दुर्दशा का जिम्मेदार साबित कर दिया। 1981 में दिखावे के लिए मुकदमे की कार्रवाई हुई। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लगभग 35,000 लोगों की हत्या का केस चला। नतीजा सबको पता था। जियांग जिंग को छोड़कर किसी ने भी ट्रायल में कुछ नहीं कहा। जियांग ने दलील दी, मैं तो माओ की वफादार थी, मैंने बस उसके आदेश का पालन किया। अदालत ने इन तमाम दलीलों को दरकिनार कर फैसला सुनाया, सबको मौत की सजा दी। बाद में से आजीवन कारावास में बदला गया। जियांग ने 1991 में अस्पताल में सुसाइड कर लिया। वेंग होंगवेन 1992 में, जबकि चांगसो और वेन्युआन 2005 में मर गए।
ये कहानी प्रोपेगेंडा के उन शातिर ठगों की कहानी है जो भस्मासुर साबित हुए, अपनी जलाई आग में जलकर खाक हुए, और यही उनका सटीक अंत था। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में विश्व कविता में आपको सुनाते हैं मैक्सिकन कवि ऑक्टावियो पाज की कविता। ऑक्टावियो कवि होने के साथ साथ डिप्लोमेट भी थे। 1962 में नई दिल्ली में मैक्सिको के राजदूत बनकर आए थे। 1968 में मैक्सिको के tlatelolco शहर में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स की सैकड़ों की संख्या में हत्या हुई थी, जिसके विरोध में ऑक्टावियो पॉज ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पॉज को 1990 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। सुनिए उनकी कविता हवा और पानी और पत्थर। पानी ने खोल दिया पत्थर को, हवा ने छितराया पानी को, पत्थर ने रोका हवा को, पानी और हवा और पत्थर। हवा ने तराशा पत्थर को, पत्थर एक प्याला बना पानी का। बहता है पानी और बनती है हवा, पत्थर और हवा और पानी। गाती है मुड़ती हुई हवा, कलकल करता है पानी बहता हुआ। पत्थर स्थिर चुप है, हवा और पानी और पत्थर एक ही दूसरा और एक दूसरे सा नहीं, छूछे नामों के बीच अपने गुजरते और खो वे जाते हैं, पानी और पत्थर और हवा। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।